हेलो कायनातीस। ये आज हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट हैं। वैसे तो हर हफ्ते स्पेशल गेस्ट होते हैं, लेकिन आज वाले जो है वो और भी स्पेशल गेस्ट है, क्योंकि आप इनसे थोड़े फेमिलियर हैं। शायद आपको ये बात पता ना हो, लेकिन आप इनको जानते हैं। किस तरह से कि जब आप कायनाती गपशप सुनते हैं, तो जब उसकी टाइटल थीम आती है, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि ये टाइटल थीम किसकी है, तो वो थीम जो है वो है उमर पराचा की। और आज ये हमारे मेहमान हैं कायनाती चाय पर, और इनसे आज हम साइंस के बारे में बात करेंगे, मौसीकी के बारे में बात करेंगे, इनकी इंस्पिरेशंस के बारे में बात करेंगे। और मैं एक और चीज आपको बता दूं, अगर आप शुरू में देख रहे हैं कि उमर जो है हमारे साथ, ये एक्चुअली थोड़ी सी परफॉर्मेंस भी देंगे, तो हमारी बातचीत भी है, और फिर बाद में थोड़ी सी आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मिलेगी इनके म्यूजिक की। तो उमर, बहुत बहुत खुश आमदेद आपको कायनाती चाय पर। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल खैरियत से। और मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा, क्योंकि देखें ज्यादातर बात जो है आज वो दिल की है चीज जो है वो हम उसके साथ बात करेंगे। लेकिन आप जो है वो पाकिस्तान से हैं, बल्कि जो मुझे पता है आपसे मेरी कुछ अर्सा पहले, कई साल हो गया, 10 12 साल 15 साल पहले आपसे मुलाकात हुई थी जी, और काफी टाइम बातचीत गुजर शुरू गया। हुई थी। तो मुझे पता चला था कि आप मुल्तान से हैं जी जी। ओरिजिनली, और वहां पर आप रहे, और फिर आप अमेरिका आ गए थे, और अब काफी अरसे से आप पहले फिलाडेल्फिया में थे, और अब आप न्यूयॉर्क में हैं। जी। और आपका जो आजकल आपका एक ग्रुप है फालसा के नाम से, जो जिसकी एक एल्बम भी है, और अगेन मेरा आपसे ताल्लुक उसके रिलेटेड था। और इसके अलावा आपका एक और फैसिनेटिंग प्रोजेक्ट है, उसके सिलसिले में भी अभी मैं आपसे बात करूंगा। तो जरूर। उमर, मैं आपसे, जब मेरी बहुत पहले बात हुई थी, मेरा एक ब्लॉग था इर्तिका के नाम से, और आपने उस पर कांटेक्ट किया क्योंकि मैं साइंस और एस्ट्रोनॉमी की बात करता था, और आपको शौक था इस सिलसिले में। और मुझे याद है आपने एक थीम आपने बनाई थी जिसका नाम था एक्सट्रीमोफाइल्स। ये जी वो जी। होते हैं जो छोटे बग्स या ऐसे माइक्रोब्स जो बहुत ही एक्सट्रीम गर्मी या ठंड में रहते हैं, जो बड़ा इंटरेस्टिंग है एस्ट्रोबायोलॉजी के हिसाब से। मार्स के ऊपर हो सकते हैं, शायद यूरोपा के ऊपर, इसलिए इनका इंटरेस्ट है। तो बिल्कुल। आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि मुझे ये लगता है कि आपका हमेशा से साइंस की तरफ थोड़ा सा इंटरेस्ट था, तो आप जी। क्यों, आप एक्सट्रीमोफाइल्स या साइंस की तरफ आपका इंटरेस्ट आया? क्योंकि आप वैसे तो आप जबरदस्त म्यूजिशियन है। जी नहीं, बहुत शुक्रिया। साइंस की तरफ तो बचपन से ही रुझान रहा है। मुल्तान में मतलब वो जो बीकन हाउस स्कूलिंग सिस्टम के अंदर पढ़ाई हुई, और पेरेंट्स मेरे जो थे, अब्बा जो हैं वो, अब्बा जान वो डॉक्टर हैं, तो उन्होंने अम, बस शुरू से ही बस एक केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, इनकी तरफ तो फोकस हमेशा से था। जो एक इंटरेस्टिंग एक जो है वो चेंज जो आया जब मैं अमेरिका आया पढ़ाई करने के, सॉरी सॉरी अबाउट दैट, पढ़ाई करने के लिए जब मैं अमेरिका आया, तो ये एचएसएन कॉलेज के बाद था। जब मैं मुल्तान में था, उसके बाद फिर वहाँ पे जो है बीकन हाउस, उसके बाद एक और भी स्कूल, वहाँ से ओ लेवल किया, फिर ए लेवल के लिए एचएसएन आ गया। एचएसएन के थ्रू ही बिल्कुल फिर वो आगे जो है वो रास्ता बनता गया मुल्क से बाहर जाने का। तो जब मैं यहाँ पे आया तो एक लिबरल आर्ट्स फाउंडेशन, एक स्कूलिंग की फाउंडेशन है, उसके बारे में शायद आपने इस शो पे डिस्कस किया हो, क्योंकि आप भी एक लिबरल आर्ट्स कॉलेज में पढ़ाते हैं। तो मैं आया फ्रैंकलिन एंड मार्शल में, वहाँ पे जाके अब एक लिबरल आर्ट्स की एक फाउंडेशनल एक वो उसकी एक अप्रोच होती है कि आपको सोचना सिखाएं। तो मैं
सोचने लगा कि भाई ये क्या, इसका क्या मतलब है कि सोचना सिखाएं, तो एकदम से पता चला कि ये एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन की और एक सोक्रेटिक मेथड, ये जो फिलोसॉफिकल जो इसकी फाउंडेशन है, उसके हिसाब से जब आप पहले सोक्रेटिस या अरस्तु, एरिस्टोटल, जब इनके बारे में पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि ये जो लोग थे ये इक्वली एक म्यूजिक के साथ, इक्वली फिजिक्स के साथ, इक्वली बायोलॉजी के साथ, इनको एक वो एक मतलब क्यूरियोसिटी थी, एक वंडर कि इनकी बेसिस क्या है। एक और सिंपल हिसाब से इसके बारे में सोच सकते हैं कि म्यूजिक की जो बेसिस है वो भी मैथमेटिकल है, वो भी मतलब तो उस ये भी एक साइंटिफिक फील्ड है उस तरह से। और लेकिन जब आप एक्सट्रीमोफाइल्स वगैरह की बात करते हैं तो वो ही उससे एक नेचुरल मतलब क्यूरियोसिटी वाली प्लेस से आप अगर इन चीज़ों पे आए, तो मैंने पहले जो है सिर्फ एक तस्वीर देखी थी, यहाँ पे अमेरिका में है येलोस्टोन नेशनल पार्क, उधर वहाँ पे एक लेक है जिसके इर्द गिर्द सारे एक्सट्रीमोफाइल होते हैं, वहाँ का मतलब टेम्परेचर या और कंडीशंस जो है वो उनकी वजह से एक्सट्रीमोफाइल्स वहाँ पे थ्राइव करते हैं, मतलब रहते हैं। तो उसकी वजह से उस लेक को ग्रैंड प्रिज्मेटिक बेसिन उसे कहते हैं, उसके जो है कलर्स मतलब काफी वो आपको जो है ना एकदम से जो अंदर खींच लेते हैं ना, इतने मतलब के ब्राइट रेड्स एंड येलोज एंड पर्पल्स एंड ग्रीन्स। तो एज एन आर्टिस्ट एक पहले तो विजुअल मतलब उसकी एक डायमेंशन थी, फिर मैंने देखना उसके बारे में पढ़ना शुरू किया, फिर एक किताब मुझे मिली क्रिस इम्पी की, जो एक एस्ट्रोनॉमर राइटर हैं, और वो लिख रहे थे कि कैसे मतलब एक्सट्रीमोफाइल की स्टडी से कुछ एक मॉडल्स और क्लूज मिल सकते हैं हमें, जिनको हम यूज करके जो है ना बाकी दूसरी जगह, दूसरे प्लैनेट्स पे या दूसरे प्लैनेट्स के मून्स पे हम शायद यू नो लाइफ की बेसिस या जिंदगी को दोबारा ढूंढ सकें। तो मे बी एक वो एक कॉन्सेप्ट उसका इंग्लिश में कहते हैं, मुझे उसका उर्दू में उसका नहीं पता, कि सिनेस्थीजिया जिसे कहते हैं, कि जैसे अगर आप कोई कलर को देखें तो एकदम से आपको जो है ना म्यूजिक भी अगर मतलब अपने जहन में म्यूजिक भी आता है, या कुछ लोग जो हैं वो एसोसिएट करते हैं कुछ कलर्स को कुछ स्मेल्स से, तो एकदम तो मुझे उस तरह का कुछ एक्सपीरियंस हुआ था कि जब मैं इन एक्सट्रीमोफाइल्स के बारे में पढ़ रहा था इस किताब में, तो एकदम से जो है ना ये म्यूजिक खुद ही से जो है वो बजना शुरू हो गया मेरे मतलब यहाँ पे। तो उस वक्त मैं एक ऑफिस वाली एनवायरनमेंट में बैठा हुआ था और वो ब्रेक टाइम पे बस एक ये किताब पढ़ रहा था, तो मैंने फौरन जो है बस यू नो घर पहुंचा और अपना रिकॉर्डिंग स्टूडियो, रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर खोला, और फिर अगले कुछ दिनों में फिर जो है वो जो मैं पहले से ही सुन रहा था अपने माइंड में, उसको फिर रिकॉर्ड कर लिया। It is so fascinating. I mean, like, क्योंकि आप म्यूजिकली टैलेंटेड हैं, आप वो देखते हैं, और आपके जहन में जो है वो म्यूजिक जो है एक लिहाज से यू कैन फील इट, राइट, और फिर उसको जो है आप ट्रांसलेट करते हैं। ये एक इतनी फैसिनेटिंग चीज है, क्योंकि एक एस्ट्रोनॉमी में या फिजिक्स में इस किस्म की चीजें होती हैं कि लोगों को जो है वो मैथमेटिकल इक्वेशंस ऑलमोस्ट सॉर्ट ऑफ लाइक उसी तरह से वो नजर आती है कि अगर उनको कोई चीज नजर आए, फील इक्वेशंस। तो आप जो मौसीकी की बात कर रहे हैं, रियली ये एक फैसिनेटिंग एक चीज है। जी। अच्छा, तो आप ये बताएं कि आपने जिक्र किया जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, लिबरल आर्ट्स कॉलेज में मैं भी हूँ, ये तमाम चीजें जो हैं वो लिंक्ड हो जाती हैं, और फैसिनेटिंग कि आपने मेंशन किया ऑल द वे पीछे 2500 साल पीछे एरिस्टोटल और सोक्रेटिस और इनके उसमें जो है, और म्यूजिक और मैथमेटिक्स के कनेक्शन जो कि बहुत स्ट्रांग है, राइट? जी। मगर आपकी जो डायरेक्शन है मौसीकी की, राइट, उसने वो जो वेस्टर्न म्यूजिकल स्केल्स होते हैं, तो अब आप मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं तो
वेस्टर्न और ईस्टर्न में भी थोड़ा सा फर्क है कि जिस तरह से म्यूजिक जो है वो डिवाइड होता है, इसी वजह से हमें सुनाई वो मुख्तलिफ तरीके से देता है। तो आप ईस्टर्न म्यूजिकी की तरफ किस तरह से पहुंचना शुरू हो गए? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प जो है ये टॉपिक है, और इसके बारे में मैं आपको दो थॉट्स आपको मतलब के ऑफर कर सकता हूँ। पहली ये कि जो मेरी जैसे बचपने की बात हो रही है ना, कि उस वक्त जो है पढ़ाई करते थे, उस पर फोकस करते थे, लेकिन घर पे जो है वो कारी साहब आते थे वो तिलावत की ट्रेनिंग कराने के लिए। और अगर आप तकरीबन 7वीं या 8वीं क्लास में एक हमारे कव्वाली के उस्ताद थे स्कूल में, और उन्होंने मुझे बताया कि जो किरत की जो ट्रेनिंग है, उसकी बेसिस जो है वो एक तरह से जो है ना, आप एक तरह से एज अ म्यूजिशियन आप ट्रेन अपने आप को कर रहे हो। क्योंकि और मैंने उनकी बात नहीं मानी उस वक्त, मैंने उनको कहा कि ये आप क्या बात कर रहे हैं। तो मैं वो कहते हैं नहीं नहीं, सूफी जो है कलाम है वो भी उसका स्टाइल जो है बजने का, मतलब नुसरत फतेह अली खान, आबिदा परवीन, तो इन सब की जो है बेसिक ट्रेनिंग यही है कि भाई कि किसी तरह जो है ना उसको, इस आर्ट फॉर्म को इस तरह से एलिवेट करें कि इट बिकम्स अ फॉर्म ऑफ लाइक अपलिफ्टिंग और स्पिरिचुअल वो जो है। तो अगर आप, और दूसरी थॉट में जो आती है वो ये है कि अगर आप क्या हम पाकिस्तान में जो है हम अरबी तो नहीं बोलते ना, जनरली स्पीकिंग। और जब किरत की ट्रेनिंग हो रही थी, जब कारी साहब आते थे तो वो भी तर्जमा नहीं करते थे, वो सिर्फ जो है ना सिर्फ साउंड के थ्रू ट्रांसमिशन सिखाते थे। तो एक बहुत शुरू शुरू में इस चीज में ट्रेनिंग आ गई कि जो है ना मौसीकी या साउंड को यूज करके किस तरह से आपने मीनिंग ट्रांसमिट करना है, और कम्युनिकेट ऐसे करना है कि अल्फाजों की जरूरत ना पड़े, राइट। अगर आप इस डायरेक्शन से सोचें तो एक तरह से मैं वही कर रहा हूँ मौसीकी में यहाँ पे अमेरिका में, क्योंकि लोग, जब मैं उर्दू में या पंजाबी में जब गाता हूँ तो लोगों को तो नहीं पता ना मैं क्या लेकिन ट्रांसमिशन हो रही है सिर्फ साउंड के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू। और उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक डायमेंशन है जो मेरा ख्याल है यूनिवर्सल है। और यहाँ पे टू ब्रिंग इट फुल सर्कल, ये डायमेंशन है प्री सोक्रेटिक। जब सोक्रेटिस आया, एरिस्टोटल आया, उन्होंने कहा कि नहीं, हर दुनिया की अगर हमने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना तो सिर्फ ये एक रैशनल तरीका है जी, इन चीजों को जो है ना इस तरह से ब्लॉक्स में आप। और उसका ऑब्वियसली अगर हम जिस दुनिया में आज हम रहते हैं वो उसी की वजह से है ना। लोगों ने जैसे ही लोगों ने उस मेथड को, रैशनल साइंटिफिक मेथड को यूज करके पहले तो अपने आप को जो है एग्रीकल्चर से फ्री आप किया, मतलब कि अपना कि जितना उनको टाइम लगाना पड़ता था खाना बनाने, खाना उगाने, तो एकदम से जब उनको ज्यादा टाइम मिला तो एकदम से अब हमारे पास इंटरनेट है, अब हमारे पास इंजीनियरिंग है, ये सारा कुछ है, तो इस दुनिया में रहते हैं हम। लेकिन हम उस डायमेंशन के बारे में भूल जाते हैं जो प्री सोक्रेटिक है, या उसको इरेशनल नहीं कह सकते, उसे कहते हैं प्री रैशनल में भी, कि जहाँ पे लोग अपने आप को कम्युनिकेट करते थे लिंग्विस्टिक्स के नहीं थ्रू, या साइंटिफिक मेथड या ऑर्गेनाइजेशन लॉजिक के थ्रू नहीं, जो बस उनको पता था कि साउंड साउंड को यूज करके ना एक तरह से एक कम्युनिकेशन पॉसिबल है। तो अब पता नहीं उसकी रिसर्च बेसिस क्या है, कि शायद हमने इवॉल्व की साउंड लैंग्वेज से पहले, शायद मेरा तो ख्याल है कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ पे कोई रिलेशनशिप। लेकिन जब आप सूफी म्यूजिक यहाँ पे भी परफॉर्म करते हैं और ऑडियंसेस में किसी को नहीं पता होता कि आप किस बारे में गा रहे हैं, लेकिन आपको उनके चेहरों में पता लग जाता है कि उनको पता है कि आप किस बारे में गा रहे हैं पहले से, उनको सिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे कारी साहब आते थे वो भी यही करते थे कि भाई बस गाओ, गाओ नहीं, मतलब किरत करो, मतलब ऑब्वियसली कि मतलब कि इस तरह से जो है ना कि अपने एक रिस्पेक्ट दो अपने इस म्यूजिकल नोट्स को यूज करके। I mean, एक लिहाज से आप जिस चीज की बात कर रहे हैं वो इमोशनल कनेक्शन है, राइट? आई मीन के
ये रैशनल एक लिहाज से कि वो आपका जो है वो आप उसको मैथमेटिकली आप शो नहीं कर सकते, लेकिन ये जी, जी। एक आपका इम्पैक्ट होता है कि अगर आपको लफ्ज आपको यानी कि इमोशंस जो है वो आप किताब पढ़ के भी हो सकते हैं, मूवी देख के भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ चीजों से हो सकते हैं, लेकिन उसी तरह से साउंड के साथ भी आप इमोशनली कनेक्ट हो सकते हैं। और आप उसकी बात बिल्कुल। कर रहे हैं कि उसके लिए आपको ये जरूरी नहीं कि आपको उसके लफ्ज पता हो कि वो क्या हो रहा है, मगर जिस तरह से वो बात ट्रांसमिट हो रही है वो इम्पैक्ट कर सकती है। और आई थिंक आपका सूफी जो कनेक्शन है गालिबन आप उसको शायद वो शामिल कर रहे हैं। जी, जी। अगर हमने मतलब वेस्टर्न लैंग्वेज इसके बारे में यूज़ करनी है, तो मुझे ऑब्वियसली कोई इस एरिया में एक्सपर्टीज़ नहीं है, लेकिन बिहेवियरल साइंस वाले जो लोग हैं, वो सिस्टम 1 और सिस्टम 2 के बारे में बात करते हैं, कि एक सिस्टम 1 जो है वो ज़्यादा मतलब वो पुराना है, इमोशनल है। अगर आप किसी से फ़ोन पे मतलब आपके अगर अम्मी जान या अब्बू आपको फ़ोन करें और अगर उनकी आवाज़ में आपको गुस्सा महसूस हो, तो आपको फ़ौरन पता चल जाता है। आपको ज़रूरत नहीं होती कि आप जो है ना मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें इस बारे में, राइट? तो वो सिस्टम 1 है, फ़ौरन पता चल जाता है कि भई इमोशनली क्या हो रहा है। और वो ज़्यादा तेज़ है और वो आपसे तेज़ है। आप मतलब अगर आप सिस्टम 2 ऑब्वियसली है ज़रा कि अगर आपको कोई मैथमेटिक्स कोई सवाल पूछे, तो आपको फिर सिस्टम 2 यूज़ करना पड़ता है। आपको रुकना पड़ता है, डिस्ट्रैक्शंस खत्म करनी पड़ती हैं और जो है बैठ के सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि सिस्टम 2 के लिए एफर्ट चाहिए होती है। तो मेरा ख़्याल है हाँ, ये सिस्टम 1 जो है उसके अंदर ही ये सारी चीज़ें बिलॉन्ग करती हैं कि जहाँ पे आप एक इमोशन से गाएँ, तो फ़ौरन पता चल जाता है लोगों को कि भई आप एक इमोशनल एरिया टारगेट कर रहे हैं। अ, अच्छा, तो आप ये बताएं कि एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से आई मीन मेरी जो आपसे काफी अरसे से बातचीत रही है उसकी एक वजह ये है कि जो आपका म्यूजिक है समहाउ आई मीन लाइक यू नो अगेन ये इमोशंस की बात है, मुझे वो क्लिक किया राइट लाइक यू नो कि मैंने वो समझ किया जी, जी। समहाउ जिस तरह से मैं सोचता हूँ। और ये उस चीज की बात है, जो लोग इस चैनल को देखते हैं उनको पता है कि वीडियोस आप बना सकते हैं जो बड़ी तेजी से जा रहे हो, बैम 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 एस्ट्रोनॉमी के भी आप तेजी से बात करें, आप जल्दी जल्दी चलें, जो कि मैं नहीं बनाता राइट। क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि आप एक वंडर क्यूरियोसिटी जुस्तजू वाली बात है और लोग सोचें इसके सिलसिले में राइट। जी, जी। और इसी वजह से मुझे आपका म्यूजिक पसंद था। मैंने साइंस का अड्डा जब वक्त था तो मैंने एक्सट्रीमो फाइल्स इस्तेमाल किया था उसमें, और अब जो है ये आपकी जो दूसरी टीम है, जो बहुत शुक्रिया आपका, मैं उसको अब कायनात टीम हम उसको नाम देते हैं। जी, जी। तो आपका जो आई मीन क्या चीज है जो आपको कायनात से कनेक्ट करती है, या आई मीन वो डिलिबरेट है कि आप कहते हैं कि हाँ यार ये चीज जो है कायनात को कनेक्ट कर रही है, ये वाली मौसीकी। और अगर आप कुछ बजाना चाहें, मुझे पता है कि आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपके करीब है, तो अगर आप वो भी बताना चाहें, एग्जांपल देना चाहें, लेकिन आई एम जस्ट क्यूरियस कि क्योंकि इट वर्क्स, ये जो जी, जी। चीज है तो क्या क्या चीज है उसमें। अम, हाँ, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। अम, आपने मेरा ख़्याल है आंसर जो है वो खुद ही कह दिया है कि वही जो वंडर, क्यूरियोसिटी, जुस्तजू वो वाला जो स्पिरिट होता है। मेरा ख़्याल है ये जो इमोशंस हैं ये अपनी कैटेगरी में बिलॉन्ग करते हैं। जिनसे आप एंगेज करते हैं। मतलब आप सोचें कि सबसे पहले आपको तो ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा पता होगा कि जो पहले-पहले साइंटिस्ट्स थे वो मतलब नाइट स्काई को देखते थे, उसके बाद फिर उसके बारे में सवाल पूछते थे, उसके बाद जब उनको आंसर्स मिलते थे थोड़े बहुत, तो वो उन आंसर्स से बजाय कि वो सैटिस्फाई हो जाएँ, वो उनके अंदर एक और किस्म की एक फीलिंग आती थी कि ये जो है ये तो कोई बड़ा ही ड्रामा लगा हुआ है यहाँ पे, राइट? और उसके बाद फिर जैसे हमें और पता चला, अब जो है मतलब अगर आप यूट्यूब पे एक नॉर्मल बस एक यूनिवर्स के स्केल के बारे में वीडियो देख लें, या कार्ल सेगन की पेल ब्लू डॉट देख लें, या जब पहली पहली दफ़ा चाँद पे जो है एस्ट्रोनॉट ने अर्थ को देखा, अ, तो मेरा ख़्याल है पता नहीं कि एक इंग्लिश लैंग्वेज में उस फीलिंग की वाक़ई में कोई वर्ड है जो उस फीलिंग को डिस्क्राइब करता हो। और अम, एक तरह से अम, मेरा ख़्याल है कि एक
प्री लैंग्वेज टाइप सिस्टम में जब लोग मौसीकी को यूज करके एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे, या सिर्फ साउंड्स यूज करते थे, तो आ, वो भी एक तरह से जो है ना इसी चीज को आइडेंटिफाई कर रहे थे कि भाई इमोशंस कुछ होते हैं जो एक तरह से एक गैप खोल देते हैं, और उन उस मतलब गैप इन टर्म्स ऑफ कि भाई मैंने ये चीज फील किया, अब मैं इसे कम्युनिकेट कैसे करूँ। एक इनेट हमारे अंदर एक वो है, एक ड्राइव है कि अगर हमने कोई चीज फील की है जो बहुत इंटेंस है, स्ट्रांग है, तो हमें उसको वो हम अपने आप मतलब उसके बारे में हम चुप नहीं रह सकते, वो किसी ना लोगों को बताना होता है उसके बारे में। और इन फीलिंग्स को जो है ना लफ्जों में कम्युनिकेट करना बहुत मुश्किल है। और इसमें जहाँ दैट्स वेयर म्यूजिक कम्स इन, वहां पे फिर आप जो है, सो इट्स रियली दैट सिंपल। आपने कहा ये बड़ी सिंपल सी चीज है, नहीं बहुत खूबसूरत बात है अभी, नहीं रियली अभी एक बड़ी खूबसूरत बात है। जो मैं लफ्ज सोच रहा था जब आप कह रहे थे कि वो एक लफ्ज होता है ऑ, AWE, राइट, जी लाइक जी जो कि हैरत हैरत अंगेज मगर एक अगेन, तो वो एक चीज होती है। और आप उसी की बात कर रहे हैं कि म्यूजिक जो है कि किस तरह से एक्सप्रेस करें, राइट। आई मीन एक तो हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि यार ये चीज ऐसी है कि हम लफ्ज जो है वो उसको जस्टिस नहीं देते। बाय द वे, हाँ जी अगर आपने, हो सकता है आपने देखी भी हो, कॉन्टैक्ट जो मूवी है, जी जी बिल्कुल देखिए, जो आई काफी थिंक दफा बहुत सारे देखिए। लोगों ने यहाँ पे देखी भी है। उसमें हाँ वो जी। जो कैरेक्टर था एली का, जो वो वॉर्महोल्स के जरिए वो ब्लैक होल्स, आई मीन वॉर्महोल्स के जरिए वो गैलेक्सी के सेंटर पर जाती है, और जब वो पहली दफा सेंटर को वहां पे गैलेक्सी के बीच में देखती है, तो ये एज अ साइंटिस्ट पूरी मूवी इसी के ऊपर है कि वो बिल्कुल रैशनल है और वो लॉजिक को फॉलो करती है। जी लेकिन उसका जो पहले लफ्ज थे जब उसने वहां पे देखा, और वो अकेली थी, उसने कहती है दे शुड हैव सेंट अ पोएट, देयर आर राइट नो वर्ड्स, राइट राइट। राइट राइट तो बिल्कुल। ये वो चीज थी, मेरा ख्याल था कि वो फैसिलिटी थी कॉन्टेक्ट में, कार्ल सेगन ने लिखी थी अगेन फ्रॉम साइंस। लेकिन ये जो चीज है आप उसी की बात कर रहे हैं कि लव्स कभी कभार जो हैं वो जस्टिस नहीं देते, वो आपको कुछ और चाहिए होता है, और वो मौसीकी जो है वहां पर वो आपका बिल्कुल फिल इन कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, एक और चीज उस मूवी में इंटरेस्टिंग है, वो मैथ्यू मकॉने का कैरेक्टर जो है, कि वो मैथ्यू मकॉने एक प्रीस्ट होता है, और वो आके जो है याद दिलाता है सबको कि भाई 95% जो लोग हैं वो भी ये फीलिंग फील करते हैं, लेकिन अपने मे बी मजहब के थ्रू। तो राइट, वहाँ पे और कि उन्हें डिस्काउंट नहीं करना चाहिए इस साइंस की की टर्म्स के ऊपर। मतलब साइंस का एक अपना एक वो फंक्शन है, एक लोगों का इमोशनल फंक्शन है अपने। तो वो मुझे उस एग्जांपल पे मुझे जो है एक पैरेलल महसूस होता है कि एक AWE एक लफ्ज है, एक है ग्रैंड्योर, हाँ राइट। हाँ, ग्रैंड्योर। तो जब आप किरत लोग जैसे करते हैं, या लोग जब जो है मतलब एक उनका अम, एक बहुत गहरा मतलब रिलेशनशिप होता है अपने मजहब से, या उनकी अपनी कंसेप्शन ऑफ ऑफ गॉड। ऑब्वियसली दुनिया में इतने ज्यादा कल्चर्स हैं, हर एक के पास एक अपना, लेकिन ऑब्वियसली हमारा एक्सपोजर इस्लाम के थ्रू हुआ। तो वो ही एक एक फीलिंग महसूस होती है विच इज ग्रैंड्योर, राइट। तो मैं ये नहीं कह रहा कि हमें जैसे ही आप सवाल पूछें उसको आंसर कर देना चाहिए, बल्कि साइंटिफिक वे है कि भाई सवाल पूछें और एकदम से आंसर करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करें। लेकिन जब लोग यूनिवर्स के बारे में सोचते हैं कि कितनी बड़ी है सोलर सिस्टम, एक छोटा सा स्पेक है मिल्की वे एक छोटा सा स्पेक है, तो वही एक फीलिंग आती है कि ग्रैंड्योर, कि ये सब कुछ हुआ कैसे, कि ये मतलब ये एग्जिस्ट कैसे कर सकता है। और आई थिंक कि वो जो मैथ्यू मकॉने का कैरेक्टर है और कॉन्टैक्ट, उसका इम्पोर्टेंट मैसेज ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि उस ग्रैंड्योर के साथ कनेक्टेड रहना चाहिए। तो जो भी आपका तरीका है कनेक्ट
होने का मतलब अगर आप वो रिकॉग्नाइज कर सकते हैं वो एबिलिटी एक दूसरे में, बजाय कि आपका जो भी मेथड जाए जो मर्जी हो, चाहे आपका मेथड साइंटिफिक है, चाहे आपका मेथड रिलीजियस है, आपका मेथड म्यूजिक है, हर एक के पास एक चीज होती है। तो नहीं नहीं, जबरदस्त। अच्छा, अब आप, क्योंकि आप यहाँ पर मौजूद हैं तो मैं आपको ऐसे तो नहीं जाने दे सकता, तो आप ये बताएं कि आप अगर कुछ प्ले कर सकते हैं हमारे लिए, आप एक एक तरह से, मैं आपको प्रेशर कर रहा हूँ अब, मैं जो हूँ कि नहीं 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 कि अ, कि थोड़ी सी मिसाल प्रैक्टिकली कि आप किस चीज की बात कर रहे हैं जब आप मौसीकी की, कि लोगों को थोड़ा सा गाइड करें। अनफॉर्चुनेटली अभी पाकिस्तान में जिस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि एस्ट्रोनॉमी के सिलसिले में या साइंस के सिलसिले में, मगर इसी तरह मौसीकी के सिलसिले में भी इस तरह ट्रेडिंग बहुत कम होती है। जी जब जी लोग सुनते हैं तो हाँ ठीक है, हम सुनने के तो बहुत होते हैं, लेकिन उसके बारे में थोड़ी सी बैकग्राउंड नहीं पता होती। तो अगर आप एक सैंपल हमें दें, और ये जो अभी आप बात कर रहे हैं मौसीकी का ग्रैंड्योर और वंडर से ताल्लुक, इसको अगर हम जी कुछ थोड़ा सा एक्सप्लोर करें प्रैक्टिकली। ठीक है। हाँ, व्हाई नॉट। मैं आपको एक बड़ी अगेन या हम जो भी जिन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं इसमें सिंपल तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूँ, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप इस फीलिंग से। जब मैंने नुसरत फतेह अली खान साहब की एक कवाली सुनी थी, और ये ऑब्सक्योर सी कवाली है, इतनी फेमस नहीं है जितनी उनकी बाकी कमर्शियली फेमस है, लेकिन वो पंजाबी में कहते हैं कि जी असा मुंहों कुछ कुछ नहीं कहना, तेरे बुए आ बहना। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक वो कह रहे हैं कि भाई के इमोशंस इतने वो हैं, ओवरवेलमिंग है, इतने पावरफुल हैं कि उनको लफ्जों में जो है उनको एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। सिर्फ हम जो है ना चुप करके बैठ सकते हैं आपके डोर स्टेप पे, राइट। तो बस मैं काफी परफॉर्म करता हूँ उस वजह से, और उसको एक्सप्लेन भी करता हूँ लोगों को इंग्लिश में कि भाई हर चीज जो है उसके लिए अल्फाज जरूरी नहीं होते कभी कभी बस चुप कर जाना चाहिए तो वो है और उसका अगला वर्स है कि पाके अखां विच हंजुआं दा गहना ते तेरे बुए आ बहना। हंजुआ मीन्स टीयर्स एंड गहना मीन्स ज्वेलरी। तो पाके अखां विच अंजुआं दा गहना कह रहे हैं कि भाई आंखों में जो है ना, जो है आंसू ऐसे पहनेंगे कि भाई जैसे जेवर हो। एंड सही। राइट, सो इट्स सो I'll just sing it. वेरी गुड, ठीक है। ये ठीक है, आवाज आ रही है? ठीक है। ठीक है। ऐ मुहो कुछ नहीं कहना, ऐसा मुहो कुछ नहीं कहना, ऐ तेरे बूहे आ बहना। पाके अखां विच हंजुआं दा गहना,
पाके अखां विच हंझूआं दा गहना तेरे बूहे आ बैणा असां मूंह कुछ नहीं कहना ए तेरे बूहे आ बैणा जबरदस्त यार, थैंक यू सो मच, ये Thank तो you, thank जबरदस्त। you, अभी thank you. और ये तो अभी हम इंटरनेट पे जूम के जरिए सुन रहे हैं, साउंड सिस्टम भी इसके थ्रू आ रहा है, लाइव सुनने का मजा आ जाए इस पे। Thank you, thank you. बहुत शुक्रिया। और मैं एक दो चीजें मेंशन कर दूं कि एक्चुअली उमर, आपके साथ आपका जो बैंड है फालसा, मुझे एक्चुअली वो था ना कि आई वाज ऑनर्ड, आपके साथ जो बैंड के साथ वी परफॉर्म टुगेदर, जिसमें आपके वोकल्स थे और इनका बैंड था फालसा, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की जो इनकी एल्बम है, जो कि आप चेकआउट करें, यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में फालसा का लिंक भी मौजूद है, और ये स्पॉटिफाई और मुख्तलिफ एप्पल म्यूजिक और मुख्तलिफ जगहों पर ये आपको एल्बम मिल सकती है, आप जरूर चेकआउट करें। उसमें हमने लाइव परफॉर्म किया था, जिसमें हमने कुछ हबल स्पेस टेलीस्कोप के जो इमेजेस हैं वो पीछे स्क्रीन के ऊपर चल रहे थे, तो मैं थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देता था और फिर आप जो है उसको लेके आगे चलते थे, और वो जो आपके बैंडमेट्स थे, वो सारा कुछ जो है वो इंटरैक्टिव था या इनोवेटिव था, या क्या कहते हैं, लाइक प्लान नहीं था, मगर उसके जरिए एक वो म्यूजिक उससे जरिए बनता था उन लफ्जों के थ्रू। तो इट वाज रियली अमेजिंग। तो ये मुझे दोबारा से याद आया कि किस तरह से वो स्पेस के इमेजेस और आपके वोकल्स और फिर बैंड वालों का जो है कॉम्बिनेशन, आई रियली एंजॉयड इट। हाँ जी, हाँ जी, इम्प्रोविजेशन, वही ना, इम्प्रोविजेशन वो कि उसी उसी वक्त में, उसी मोमेंट में जो है आप क्रिएट कर रहे हैं। मतलब म्यूजिक एक मीडियम है, एक ओरेशन, पोइट्री, ये भी एक मीडियम है, लेकिन इसका बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है इम्प्रोविजेशन से। तो उस वक्त जो है मुझे भी अभी याद आया, तो लेकिन अब मुझे थोड़ा बहुत ज़रा पर्सपेक्टिव है उन पे, क्योंकि मैंने उसको इम्प्रोवाइजेशन को काफ़ी एक्सप्लोर किया है मच मोर डीपली सिंस देन। और उसका बड़ा इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव आता है फिलॉसफी, बल्कि वेस्टर्न फिलॉसफी की ट्रेडिशन में, जब हाइडेगर आया था और उसने कहा कि भाई जो है सोक्रेटिस के टाइम से फिलॉसफी आप गलत कर रहे हैं, आप फिलॉसफी, आप इंसानों के बारे में सोच रहे हैं ऐसे कि जब इंसान जो है मशीन्स हैं जो एक दूसरे इर्द गिर्द देखते हैं और फिर डिस्क्राइब करते हैं हर चीज को, और उस तरह से इंसान रहते हैं। इंसान ऐसे नहीं रहते, इंसान रहते हैं जैसे एक किचन में जो है, जो आप खाना बना रहे हो और रेसिपी को बजाय फॉलो करने की वजह से जो है ना, आपकी अम्मी जान जो है उनको बस पता होता है कि क्या करना है, और अगर एकदम से जो है दूध उबलने लगे तो उनको पता होता है कि उसको कैसे हैंडल करना है। इंसान ऐसे मतलब एग्जिस्ट करते हैं, दे आर इन द वर्ल्ड, दे आर इम्प्रोवाइजिंग। तो म्यूजिक 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 जो है वो ऐसे एक्सपीरियंसेस जो है ना, उन चीजों को हाईलाइट करता है कि बीइंग इन द वर्ल्ड, कि एग्जिस्टिंग इन इट, बीइंग इन इट, मतलब इस तरह से नहीं कि आप एक एल्गोरिदम है। और ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग वो एक कॉन्सेप्ट आता है कि भी जहाँ पे अब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आ जाते हैं, क्योंकि हमारी कंसेप्शन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, वो उसी वेस्टर्न फिलोसॉफिकल डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ थॉट प्रोसेस से है। लेकिन ये एक बड़ा अच्छा आर्ग्यूमेंट है कि भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह ऑपरेट नहीं कर सकती। वो डिस्क्राइब कर सकती है, पैटर्न्स ऑब्जर्व कर सकती है, लेकिन वो इम्प्रोवाइज नहीं कर सकती, क्योंकि वो
पता नहीं अभी तक अभी यू नो अभी तक नहीं और अभी तक ही और हैं लोग, बल्कि हमारे एक व्यूअर हैं, प्रोफेसर हैं अली मिनाई, जिनको जो शायर भी हैं और वो प्रोफेसर भी हैं, जो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत सोचते भी हैं, वो इस सिलसिले में पढ़ाते भी हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनसे भी कायनाती चाय करूं और इस सिलसिले में बात करें कि ये एक फैसिनेटिंग चीज है ना, कि हम किस तरह से सोचें कि इंसान क्या है, और जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो उसके बारे में हम डिजाइन किस तरह से करें। वो क्योंकि वो तो हम कर रहे हैं, राइट? तो उसका जो फाउंडेशनल, आई थिंक दैट्स व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, राइट? कि कौन सी क्योंकि हम प्रोग्राम कर रहे हैं एक लिहाज से, तो कौन सी चीजों को हम समझते हैं कि दोज आर दी इसेंशियल चीजें हैं, वो जबकि पता ही चलता है कि नहीं। इसी वजह से शायद अभी तक हम जो है वो उसमें इतने कामयाब नहीं हुए, और शायद कभी भी कामयाब ना हो, राइट? आई थिंक वो जो बिल्कुल कि वो मुख्तलिफ किस्म की इंटेलिजेंस होगी, लेकिन वो इंसानों की तरह की नहीं होगी, देयर विल बी समथिंग डिफरेंट। तो वो जो चीज है उसके सिलसिले में, हाँ, और बस वहीं पे जो है, वहीं पे फिर आप दोबारा से एक बेसिक क्वेश्चन में आ जाते हैं कि भाई क्या आप इस चीज का जवाब वो होगा जो आपको पसंद हो, या इसका जवाब वो होगा जो आपको मिलेगा। अगर आप वाकई अगर आप वाकई इस चीज को मतलब परस्यू करते रहे तो नहीं, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि अगर मैं कह सकता हूँ कि भाई ये इम्प्रोवाइज नहीं कर सकते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन शायद मैं गलत हूँ, यू नो। और वो मशीन लर्निंग है, वो इम्प्रोवाइज करती है, मगर वो किस तरफ जाए और किस तरह की इम्प्रोवाइजेशन है, वो हमारी वाली है या कोई और है या वही। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो यार ये हाँ, आपसे एक सवाल आखिर मैं रैप अप करना चाहता हूँ, लेकिन आपसे, क्योंकि ये जो इम्प्रोवाइजेशन वाली आप बात कर रहे हैं, आपके जो रीसेंट प्रोजेक्ट है, राइट, वो जाता है आपका ये जो क्लासिकल साउथ एशियन क्लासिकल वोकल्स को लेके, और वो कंबाइन होता है जैज से, जो कि है ही इम्प्रोवाइजेशनल, स्पेशली लाइव उसमें जो है। तो क्या आप उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं? कि क्योंकि जो चीज मुझे आपके मौसीकी के बारे में जो पसंद आती है कि आप ना सिर्फ आप परफॉर्म करते हैं, मगर आप उसके पीछे सोच रहे होते हैं कि क्या हो रहा है। तो अभी आप इम्प्रोवाइजेशन की बात कर रहे हैं, मगर आपकी जो करंट डायरेक्शन है उसमें तो वो बड़ी एक इंटीग्रेटेड चीज है। तो क्या है आपका नया प्रोजेक्ट? जी, तो मैं आपको एक मिनट में जरा ये ना फेर के तरह दिखाता हूँ। ये आपको मेरा ख्याल है पोस्टर नजर आ रहा होगा बीच में। तो ये है चारू सूरी रागा जैज, और ये ऊपर मेरी तस्वीर है, और ये जो सैटरडे नवंबर 13 लास्ट ईयर से है, ये एक पोस्टर कार्नेगी हॉल पे। तो ये प्रोजेक्ट जो है एक तरह से स्टार्ट वहां पे हुआ था, कार्नेगी हॉल, क्योंकि चारू सूरी जो है वो एक जैज पियानो प्लेयर है जिनका बैकग्राउंड है कर्नाटक म्यूजिक में, साउथ इंडियन। तो और कर्नाटक म्यूजिक बड़ा स्पेशल एक ट्रेडिशन है जहाँ पे लोग जो है ना इंस्ट्रूमेंट्स को ऐसे यूज करते हैं कि उनको बजाते ऐसे हैं कि जैसे इंसानी आवाज निकल रही है, क्लेमेंटफुल, यू नो। तो इस अप्रॉक्सीमेशन उस तरह से होती है। इट्स वेरी इमोशनल, डीपली सेटिस्फाइंग। लेकिन चारू जो है उन्होंने वो एक ट्रांजिशन से, मतलब एक जेन्युइन इंस्पिरेशन मोमेंट उनके लिए ये थी कि वो अमेरिकन जैज से बिल्कुल जो है ना, मतलब शी फेल इन लव। और उन्होंने फिर सोचना शुरू किया कि कर्नाटक ट्रेनिंग को और उनको रागास को यूज करके अमेरिकन जैज स्टाइल्स में कैसे कंपोज करें। और फिर उन्होंने जो है वोकलिस्ट ढूंढना शुरू किए कि जिनके साथ जो है ना इस चीज को एक्सपैंड कर सकें। और एक दिन बड़े I'll wrap up quickly, लेकिन बड़े मजे की स्टोरी है कि मैं एक वक्त एक ऑफिस एनवायरनमेंट में बैठा हुआ था और मुझे चारू का फोन आया और उन्होंने कहा कि भाई मेरे सिंगर जो है ना वो बीमार पड़ गई हैं, तो आप जो है वो मतलब 4 घंटे में जो है हमारी कार्नेगी हॉल वाली परफॉर्मेंस है, तो आप जो है फ्री है या नहीं, क्योंकि मुझे आपका पता चला है एक प्रोड्यूसर के थ्रू आपको पता चला कि आप सूफी वोकलिस्ट हैं। तो मैंने कहा अगर आप मजाक नहीं कर रही तो मेरा तो जवाब हाँ है, आप कार्नेगी हॉल को कैसे रिफ्यूज कर सकते हैं। तो ये परफॉर्मेंस जो है ना, ये वो नहीं थी, ये थी उसके ये पेंडेमिक से पहले वाली बात है। और ये जो है ये पेंडेमिक के बिल्कुल वो जो मतलब लास्ट ईयर, मतलब नवंबर में, जब ओमिक्रॉन से पहले।
तो लेकिन उस वक्त जो है एकदम से मतलब जैसे आपको आई लर्न टू स्विम बेसिकली, कि वो डीप एंड के अंदर जो है आपको एकदम से जो है ना फेंकते हैं और आपको यू जस्ट हैव टू लर्न टू स्विम. लेकिन आई हैव कम टू अप्रिशिएट jazz and the workings of जैसे ईस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक में इम्प्रोविजेशन काफी हैवी होती है, कि अगर जैज के अंदर इम्प्रोविजेशन वो भी लोग इम्प्रोविजेशन से एसोसिएट करते हैं, लेकिन जैज के रूल्स जो है ना वो बड़े स्ट्रिंजेंट है, वो काफी वो है स्ट्रिक्ट है. तो आप इम्प्रोवाइज तभी कर सकते हैं उसमें अगर आप जो है ना कुछ बेसिक रूल्स इन द मोमेंट फॉलो कर रहे हैं. अगर आप नहीं कर रहे तो आपसे इम्प्रोवाइजेशन भी नहीं होगी. तो उस चीज से इंटरैक्ट करना है सूफी म्यूजिक यूज करके एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, क्योंकि आप कभी कभी जो है आप इमोशंस को अपना यू लेट देम टेक ओवर एंड यू जस्ट गो विद द इम्प्रोवाइजेशन, लेकिन आपको ख्याल रखना पड़ता है कि आप जो है ना एकदम से रूल्स से बाहर ना निकल जाएं. That is so fascinating. I mean, I'm just blowing away. यार, आपने, मुझे पता है कि आपने अनाउंसमेंट्स आपकी कभी कभार आती हैं कि कार्नेगी हॉल में आप परफॉर्म कर रहे हैं या और दूसरी जगह परफॉर्म कर रहे हैं. Really have to go there यार. मुझे अभी तक आपको लाइव उसकी परफॉर्मेंस की नहीं देखी, मगर ये I mean, it's so interesting क्योंकि आपको फिगर आउट करना है कि कहाँ पे सूफी म्यूजिक की बाउंड्रीज आ रही हैं, साउथ एशियन कर्नाटक की म्यूजिक की बाउंड्रीज आ रही हैं, और कहाँ पे जैज की. तो रूल्स किसके हैं, और यानी कि एक तो वैसे इम्प्रोवाइजेशन है और फिर आप ये पता कर रहे हैं ऑन द फ्लाई वहीं पे जब आप परफॉर्म कर रहे हैं एग्जैक्टली कि किसके रूल्स को आप फॉलो कर रहे हैं. दिस इज जस्ट सो अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग. हाँ, नहीं बड़ा इट्स अ रियली इंटरेस्टिंग प्रोसेस. It's fun. Kabhi it's jarring. It's like, obviously you make a lot of mistakes, right? So, Hani, November 18th ko is saal, we'll be back at Carnegie Hall for a third time. I'm counting that first one where I just fell into it, right? But ये वाली official थी second time. और now we are expanding the sound, so एक Persian singer भी होंगे उसके साथ, और कुछ और इस तरह से. हाँ, नहीं, लेकिन आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं. एक तरह से जो है आप डायरेक्टली जो है ना जो एक ह्यूमन एसेंशियल जो फोर्सेस है ना, ये जो हमारी जो गाइड करती हैं, जो रूल करती हैं हमारी लाइफ और हमारी यूनिवर्स को, आप उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहे हैं कि भाई कम्युनिकेट कैसे करना है, चेंज कैसे करना है अपने आप को, फौरन बाहर कैसे नहीं निकलना, अगर कोई गलती हो जाए तो उसके साथ सब्र से कैसे और उससे सीखना कैसे है, बजाय के और लोगों को कभी कभी जो है फ्रस्ट्रेशन भी होती है. इस तरह से सारी चीजें एकदम से हो रही है. Really amazing. And I should mention कि इससे पहले मौसीकी का जो करेक्शन बनता है, इस दफा की जो कायनाती चाय आपकी एपिसोड, इसमें तो हम आप ही का म्यूजिक इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरी कायनाती चाय के एपिसोड है उसमें हम जोहेब काजी जो एक प्रोड्यूसर भी थे कोक स्टूडियो के, उनका म्यूजिक इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उन्होंने साइंस फिक्शन नॉवल भी है और उनके म्यूजिक भी सॉर्ट ऑफ लाइक देसी म्यूजिक को वो प्रोड्यूस करते हैं और कंबाइन करते हैं. तो मैं बहुत फैन हूँ इस सिलसिले में कि इस किस्म के ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो इस किस्म की जो क्रिएटिविटी है, वो हमारे उसमें जो है वो कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है और वो कनेक्ट करती है हमें कायनात के साथ. तो बहुत जबरदस्त. तो उमर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आपको मैं जहमत, तो आपको पता है कि आई मीन अब तकल्लुफ की अब वो मुझे थोड़ा सा तकल्लुफ करना चाहिए, लेकिन मैं आपको जहमत जरूर दूंगा क्योंकि आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कुछ अरसे में कि आप एक और कायनात के लिए थीम म्यूजिक जो है, जब आपको कायनात के बारे में आप सोचें कि यार आज जो है ये म्यूजिक जो है वो आया है और आप हमें भेजें, विल प्ले इट, क्योंकि वो विल मेक पार्ट ऑफ ये जो कायनाती गपशप या कायनाती चाय या कायनाती लाइव सेशंस होते हैं. मगर आई वुड रियली लव टू इंक्लूड योर म्यूजिक क्योंकि बड़ा थैंक यू कनेक्टेड लगता है. नहीं, लुक फॉरवर्ड टू इट. वो तो बल्कि मतलब मैं खुद भी सोच रहा हूँ कुछ प्रोजेक्ट्स में इसी तरह से कि कैसे थीमेटिकली और करना है, क्योंकि ये काफी अरसा हो गया इस एक्सट्रीमोफाइल को. तो अब जो है जरा थोड़ा सा पेंडेमिक के बाद थोड़ा बहुत कुछ चीजें शिफ्ट हो गई हैं, तो थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी आ गई है. तो अब मैं सोच रहा हूँ बस डिसिप्लिन से जो है ना बस एक अब रिकॉर्ड करना है.
ठीक है। और क्या क्या पता हमें अभी बाय द वे अभी जहन में लाइव वो जो थिंकिंग थी, मैं कहा कि यार जिस तरह से हमने यहाँ पे परफॉर्म किया था, इसमें साइंस और म्यूजिक साथ साथ था, ये जो जी लिटरेचर फेस्टिवल्स हैं कराची, लाहौर में या इस्लामाबाद में, आई मीन वो एक हो सकती है कि अगर हमारा पाकिस्तान का ट्रिप हो कंबाइंड, अगर एक ही वक्त पे जा रहे हों, वो एक एवेन्यू हो सकता है जो कि इंटरेस्टिंग है, जो वहां के लिए भी और यहाँ के लिए भी हम इसके बारे में सोच सकते हैं। लेकिन ये ऑन जी द जी फ्लाई मैं सोच रहा हूँ। हाँ जी, जरूर जरूर, मतलब फ्रॉम आई शुड हम्बल माई सेल्फ, लेकिन सेल्फिशली मेरे लिए ये बड़ा अच्छा होगा कि वापस जाना और जो है ना, मतलब अपने आप को फेमिलियराइज करना है कि वहाँ पे क्या इस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है, आर्टिस्टिकली और इंटेलेक्चुअली। तो ये बहुत ज़बरदस्त एवेन्यू होगा टू बिकम फेमिलियर और रिटर्न एंड स्पेंड मोर टाइम इन पाकिस्तान, ऑब्वियसली, लाइक या इट्स होम। जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं एक ट्रैक मैं आपको रेकमेंड करना चाहता हूँ, जो लोग कायदा थी यहाँ पे देख रहे हैं, जो हम लोगों ने आप लोगों ने परफॉर्म किया था जो स्पेस के इमेजेस के साथ, वो था आज रंग है, राइट? जी आई जी मीन राइट, लाइक वो उस वक्त था। आपकी जो एल्बम है, आपका ग्रुप फालसा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसके लिंक मिलेगा, आप प्लीज चेकआउट करें। और उमर का आप और भी म्यूजिक मैं लिंक्स दूंगा, ये जो जैज रागा जैज है, मैं इसके भी यहाँ पे नीचे मैं आपको लिंक दूंगा। जी उमर, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। जी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर हैविंग मी।